हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनजी मैथमेटिक्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लेकर आए हैं एक बहुत ही धमाकेदार सीरीज़ CSIR नेट लेक्चर कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर के एस्पिरेंट्स के लिए, जो भी मैथमेटिक्स में इन तीनों एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये यूट्यूब चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपकी ये यूट्यूब चैनल बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल रही है सबसे पहले तो PYQ सीरीज़ CSIR नेट लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के एस्पिरेंट्स के लिए। पहले 4 पार्ट्स इस सीरीज़ के हम ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और आज हम लेकर आए हैं पार्ट नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है नेहा रानी, MSc मैथमेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट, CSIR नेट मैथ्स ऑल इंडिया रैंक 4, मास्टर कैडर मैथ्स ऑल इंडिया रैंक 6, TIET ऑल इंडिया रैंक 1, और इसके अलावा कई PhD एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि CUCET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, SAT 5 जैसे एग्जाम्स मैंने क्रैक किए। आई हैव मोर देन 8 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन मैथमेटिक्स। तो चलिए जी, हम लेकर आए हैं PYQs की सीरीज विद फुल डिटेल सॉल्यूशंस, कंसेप्ट क्लैरिटी, शॉर्टकट्स, टिप्स, नोट्स एंड ट्रिक्स, ताकि आप सबकी बहुत हेल्प हो सके इन क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए। हमने सबसे पहले सीरीज स्टार्ट की है लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस के साथ। चलिए आज का धमाकेदार सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस हैज द सेम रो स्पेस। एक सेकेंड, इसको हम पहले ना स्क्रीन जी। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस हैज द सेम रो स्पेस बच्चों एज द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या दी हुई है हमें? एक सेकेंड, इसकी हम थोड़ी सी, चलिए जी बहुत बढ़िया। सेम रो स्पेस एज दिस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या दी हुई है जी? 4 8 4 3 6 1 एंड 2 4 0। रो स्पेस फाइंड आउट करनी है कि इन चारों ऑप्शंस में किस ऑप्शन के साथ इसकी रो स्पेस जो है वो मैच करने वाली है। कुछ भी नहीं करना जी आपने रो ऑपरेशंस तो सुने होंगे कि हमारे पास रो ऑपरेशंस होते हैं 3। रो इंटरचेंज कर सकते हैं आप। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस फाइंड आउट करने में हम करते हैं रो ऑपरेशन लगाते हैं। आप रो इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी नॉन जीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एक धमाकेदार और रो ऑपरेशन हमारे पास होता है, कौन सा? RI। देखिए जी, तीनों के तीनों मैं लिख देती हूँ। सबसे पहला होता है RIJ, आप ith एंड jth रो इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी रो को नॉन जीरो स्केलर के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा रो ऑपरेशन, किसी भी रो पे आप ये ऑपरेशन लगा सकते हैं कि jth रो को आप किसी के नॉन जीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके ith रो में ऐड कर सकते हैं। ये तीनों के तीनों क्या हैं? रो ऑपरेशंस हैं। चलिए जी, अब तीनों के तीनों में से कौन सा हमारी हेल्प करेगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले इस मैट्रिक्स पर ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि आप कोई भी रो ऑपरेशन लगाओ तो मैट्रिसेस आपस में क्या होती हैं? इक्विवेलेंट होती हैं। सेम सोल्यूशन सेट रहेगा, सेम रो स्पेस रहेगी, सेम रैंक रहेगा। उसी चीज़ का हम इस्तेमाल करने वाले। सबसे पहला ऑपरेशन मैं क्या लगा रही हूँ? फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगाया, फर्स्ट रो को डिवाइड बाय 4 किया, तो मेरी ये जो मैट्रिक्स है ये किसके इक्विवेलेंट आएगी? क्या मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गई मेरी? 1 2 1। फर्स्ट रो को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। नीचे क्या रहेगा? 3 6 1 सेकेंड रो, 2 4 0 थर्ड रो। ये क्लियर है जी? ये हो गया। अब नेक्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं। क्या लगाएंगे हम? रो 2 पे लगाओ जी। रो 2 से मैंने 3 टाइम्स रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। रो 3 पे मैंने ऑपरेशन लगाया डबल ऑफ रो 1। क्यों की ये मैंने ऑपरेशन? ताकि मैं यहाँ पर 0 ला सकूँ, इसीलिए मैंने ये ऑपरेशंस लगाए। ठीक है जी। अब देखो जी, नेक्स्ट तो ये किसके इक्विवेलेंट आ गई? मेरा क्या बन गया? 1 2 1। सेकेंड रो में से सब्ट्रैक्ट करना है 3 टाइम्स। ये ऑपरेशन ऑपरेट कर रही हूँ जी अब मैं, तो मेरा क्या बन जाएगा हमारे पास? यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर भी 0, और 1 -3 -2। अब नेक्स्ट कौन सा ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे? ये वाला। तो मेरा क्या बन जाएगा? 0 0 -2। आई होप आप सबको क्लियर है। अब यहाँ पर हम कौन सा ऑपरेशन लगाने वाले हैं? थर्ड रो पे लगाइए जी। थर्ड रो से सेकंड रो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मेरा क्या आ जाएगा? 1 2 1 0 0 -2 0 0 0।
अब देखो जी, अब कौन सा लगाएंगे, रो 2 पे लगाते हैं। रो 2 को डिवाइड कर दो -2 से। नॉन जीरो स्केलर से तो कुछ भी कर सकते हैं, तो नॉन जीरो स्केलर का ही हम कर रहे हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, अब इक्विवेलेंट टू 1 2 1 0 0 1 0 0 0, ये आ गया जी। अब नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा लगा रही हूँ मैं, फर्स्ट रो में से सेकेंड रो सब्ट्रैक्ट कर दो जी, तो मेरी क्या मैट्रिक्स बनकर आ जाएगी, 1 2 0 0 0 1। अब ये आपको पता हुआ कि जैसे ही हम रो ऑपरेशंस लगाते हैं तो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस आ रही हैं। ये जो मेरा सिंबल है ये सब इक्विवेलेंट मैट्रिसेस का सिंबल है, ठीक है जी। सेम रो स्पेस रहेगा, सेम रैंक, सेम सोल्यूशन सेट, सब कुछ सेम रहेगा। और अगर कोई एक रो पूरी तरह ज़ीरो बन जाती है तो वो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मेरी ये थर्ड रो कंप्लीटली ज़ीरो बन गई थी, तो मैं इसे छोड़ सकती हूँ, तो ये मैट्रिक्स बन गई जी। अब क्योंकि ये सारी की सारी मैट्रिसेस आपस में इक्विवेलेंट हैं तो सेम रो स्पेस रहेगा। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि हमारा आंसर हमें मिल चुका है। हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन आ गया जी, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। ए मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स जो हमारी निकल कर आई है, इन मैट्रिसेस का ए मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिसेस का सेम रो स्पेस रहेगा, क्योंकि रो ऑपरेशंस लगाए हैं तो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस ही हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या आ गया, नोट्स का पेज। अब नोट्स बनाते हैं। नोट्स देखिए जी क्या निकल कर आया हमारे पास। सबसे पहली चीज़ कि रो ऑपरेशंस लगाए हमने, रो ऑपरेशंस लगाए, कौन कौन से लगाए, RIJ, आप किसी भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी रो को आप किसी भी नॉन ज़ीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, किसी भी रो में आप किसी और रो का स्केलर मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। स्केलर कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोथ आर पॉसिबल। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि जब हमने ये रो ऑपरेशंस लगाए तो हमारी क्या आ गई, मैट्रिसेस आपस में इक्विवेलेंट आ गई। तो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस के केस में क्या होता है, सेम सोल्यूशन सेट भी सेम रहेगा एंड सेम रो स्पेस, सेम रैंक, सब कुछ सेम रहेगा। और इसी चीज़ का इस्तेमाल करके हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर आ गया। आई होप आप सबको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जी। बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14th क्वेश्चन, इस मैट्रिक्स का, इस परमुटेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो जी। ठीक है जी। अब ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की है, n बाय n की। सबसे पहले n को 1 पुट कर लो जी, तो ये मैट्रिक्स मेरी क्या बन जाएगी, सिर्फ एक एंट्री रह गई 1 बाय 1 की मैट्रिक्स में, क्योंकि n मैंने 1 ले लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट देखो जी, 1 आ गया। अब अच्छे से देखो, उसने n बाय n की मैट्रिक्स बोली थी, n तो मैं कुछ भी लूँ ना, ऑप्शन तो फिर भी सेटिस्फाई करनी चाहिए अगर वो आंसर है तो। अब देखो अच्छे से, अब मेरे पास क्या आ गया, n1 लेने पे मेरा आंसर आया 1, डिटर्मिनेंट 1 आ गया। उसने डिटर्मिनेंट ही पूछा था, डिटर्मिनेंट मेरा 1 आ गया। तो इसका मतलब मेरी थर्ड ऑप्शन कैंसिल हो गई। थर्ड ऑप्शन तो -1 बोल रही है, कैंसिल होगी। फर्स्ट ऑप्शन भी कैंसिल हो गई, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में अगर मैं n की वैल्यू जो मैंने ली थी वो पुट करूं तो आंसर तो -1 आया, पर मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा आंसर तो +1 आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी कैंसिल, थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल। अब देखो जी, अब मैं n की वैल्यू 2 ले लेती हूँ। इस मैट्रिक्स में n की वैल्यू 2 ले लो, मतलब मुझे 2 बाय 2 की मैट्रिक्स चाहिए। तो जिस हिसाब से मैट्रिक्स दे रखी है वो कुछ इस तरह से बनेगी। जो एंट्रीज नहीं दिख रही इस मैट्रिक्स में, जो ये गिवन मैट्रिक्स है उसमें जो एंट्री नहीं दिख रही वो सब 0 ही हैं, तो बाकी मैंने 0 ही सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो जी, क्या आ जाएगा, 0 -1 -1 आ गया। इसका मतलब n की वैल्यू 2 पुट की मैंने, मेरे डिटर्मिनेंट का आंसर तो -1 आ गया। ठीक है जी। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, क्योंकि आंसर तो फिर भी सेटिस्फाई करना चाहिए ना मेरा, n चाहे मैं जो मर्जी लूँ। उसने n बाय n की मैट्रिक्स बोली थी, n तो मैं जो मर्जी लूँ, 1 2 3, ऑप्शन तो फिर भी सेटिस्फाई करे। पर फोर्थ ऑप्शन तो आंसर कह रहा है कि हमेशा 1 रहेगा, पर मेरा तो आंसर -1 भी आ रहा है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन
सभी के सभी ऑप्शन मेरे कैंसिल हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली सही बात है जी, हमारा आंसर क्या आ गया, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। -1 की पावर n/2 का जिंटेक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2 का -1 ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि ये ऑप्शन हमारा आंसर आ चुका है। इसे आप सेटिस्फाई भी करके देख सकते हो, आप अब चेक करके भी देख सकते हो। देखो यहाँ पर n वैल्यू 2 लूँ मैं, तो -1 की पावर 2/2 का जिंटेक्स, -1 की पावर 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है जी, 1 ही होता है, तो -1 वही तो आ रहा था मेरा भी तो n2 भरने पर आंसर -1 ही आ रहा था, तो इसका मतलब मेरा ठीक है। और ऊपर से मैंने क्या किया था, जब मैंने n की वैल्यू 1 लो, इसी में देखो -1 की पावर जिंटेक्स n/2 है, इसी में n1 लो, तो -1 की पावर 1/2 का जिंटेक्स, -1 की पावर 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या होता है 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जी 0, -1 की पावर 0 1। तो मैंने जब n1 पुट किया है इसमें, तो आंसर 1 आना चाहिए डिटर्मिनेंट का, वही तो आ रहा था मेरा। यहाँ देखिए अच्छे से, ये यहाँ पर एक सेकेंड, n जब मैंने 1 पुट किया था तो मेरा आंसर -1 ही तो आ रहा था, सही तो है। n1 पर भरने पर मेरा आंसर जो है वो, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ पर नहीं, हमने गलत देख लिया, एक सेकेंड जी। जब मेरे n1 लिया था एग्जाम्पल के तौर पर, जब मैंने n1 सब्स्टिट्यूट किया था तो मेरा आंसर 1 ही तो आ रहा था, तो यहाँ पर भी तो बिल्कुल ठीक है। n1 भरने पर n/2 का जिंटेक्स, 0.5 का जिंटेक्स 0 आ गया, तो मेरा आंसर 1 ही आया। और जब मैंने n2 सब्स्टिट्यूट किया था तो मेरा आंसर -1 आना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है। ये देखो, जब मैंने n2 पुट किया तो -1 ही आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है जी, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। आई होप आप सबको क्लियर है। और इसमें ध्यान से देखिए, नोट करने वाली कौन सी चीज़ है कि अगर आपको n/n करके कोई भी मैट्रिक्स का कोई रिजल्ट पूछ रहा है या कोई ऑप्शन सिलेक्ट करने को कह रहा है, तो आप n को कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लें और ऑप्शंस एलिमिनेट करें जो आंसर नहीं है। n को 1 पुट कर लें, n को 2 पुट कर लें, n को 3 पुट कर लें, या कई बार वो कंडीशन दे देता है कि n > 7 होगा, क्वेश्चन में ही दे देता है, तो n को 7 पुट कर लें। इस तरह से आप पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके ऑप्शंस, जो गलत ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करें, तब भी आपको सही आंसर दिख जाएगा। जैसे कि हमने क्या किया, हमने n को 1 पुट किया, n को 2 पुट किया, तो हमारे 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए थे, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हो गया था, तो सेकंड ऑप्शन ऑटोमेटिकली आंसर था। आई होप आप सबको क्लियर हो गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम आगे। 15th क्वेश्चन देखो जी, क्या है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। 1 + x 1 + x + x स्क्वायर का 1 + y 1 + y + y स्क्वायर 1 + z 1 + z + z स्क्वायर का डिटर्मिनेंट। अब देखो जी, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज आप सबको पता होंगी। हमारा फर्स्ट कॉलम 1 1 1 पड़ा है, सेकंड कॉलम में 2 एंट्रीज का सम पड़ा है, तो एक एक कर सकते हैं, तो ये रहा। सेकंड कॉलम के हिसाब से कर रहे हैं जी, सेकंड कॉलम के हिसाब से, सेकंड कॉलम में 2 एंट्रीज का सम पड़ा था, तो मैंने 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट खोल दिए, 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, मेरा जो सेकंड कॉलम था उसमें 2 एंट्रीज का सम पड़ा था, इसलिए मैंने 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स कर दिए, बीच में प्लस का साइन था तो प्लस का साइन हमने डाल दिया। आई होप ये सब क्लियर है। अब देखो जी, अब ये जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है, इसका फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम आ गए। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल आ जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, तो इसका मतलब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0, ये तो खत्म। कौन सा बचा, ये वाला डिटर्मिनेंट बचा, तो इसको देख लेते हैं जी। 1 1 1 x y z और 1 + x + x स्क्वायर 1 + y + y स्क्वायर 1 + z + z स्क्वायर, ये बचा डिटर्मिनेंट जी। एक सेकेंड, इसको अच्छे से दोबारा से लिखते। अब देखो जी, अब यहाँ पर ये जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में 3 एंट्रीज का सम पड़ा है, तो कितने डिटर्मिनेंट
कर सकते हैं हम, इसमें से 3 कर सकते हैं। पहले तो ये वाला आ गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा कौन सा आ जाएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा। तीसरा कौन सा डिटर्मिनेंट आ गया, 1 1 1, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। मेरे थर्ड कॉलम में 3 एंट्रीज का सम था, तो मैंने 3 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स कर दिए, ठीक है जी, ये क्लियर। अब देखो जी, ये जो हमारा फर्स्ट डिटर्मिनेंट है, इसमें फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम है। मेरा फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0, ख़त्म। अब इसमें मेरा सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या आ गई, 0, ये भी ख़त्म। कौन सा बचा, सिर्फ ये एक डिटर्मिनेंट बच गया। हमने क्या किया, जो हमारा इतना बड़ा डिटर्मिनेंट था उसको इतने छोटे से डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है। तो चलिए अब इस छोटे से डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। ऊपर का सारा हम इरेज कर देते हैं, और ये जो एक छोटू सा डिटर्मिनेंट हमारे पास बच गया, इसको हम सोल्व कर देते हैं। इसको सोल्व करके हमारा काम बन जाएगा। कौन सा डिटर्मिनेंट बचा हमारा, सिर्फ अब एक ये वाला डिटर्मिनेंट जो था वो हमारा बच गया, ठीक है जी। अभी इसको सोल्व करते हैं, बस आंसर आ जाएगा जी। अब देखो जी, रो 2 पे ऑपरेशन लगाइए। रो 2 से रो 1 सब्ट्रैक्ट, रो 3 पे भी लगाया, रो 3 में से भी फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट, तो क्या बन गया मेरे पास, 0 0, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया जी। अब देखो जी, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 0 0, एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है जी। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले लग रहे हैं जी, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब देखो जी, अब मेरे पास ये जो सेकंड रो है, इस सेकंड रो में से सारी में से मैं y माइनस एक्स कॉमन निकाल लूँ, और ये जो मेरी थर्ड रो है, इस सारी में से मैं z माइनस एक्स कॉमन निकाल लूँ, तो मेरा डिटर्मिनेंट पीछे क्या बचा, 1 एक्स एक्स स्क्वायर 0 0 1 1 y प्लस एक्स z प्लस एक्स। आई होप ये आप सबको क्लियर है। अब मैं इस डिटर्मिनेंट खोल रही हूँ, मैं इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर रही हूँ बाय फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम के हिसाब से मैं इसे ओपन कर रही हूँ जी, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन खत्म है जी, खत्म। देखो जी, फर्स्ट कॉलम के हिसाब से खोलेंगे, फर्स्ट एंट्री आ गई, बाकी सब तो 0 है, तो मेरा क्या बच गया, सिर्फ डिटर्मिनेंट मेरा क्या बच गया, ये वाला मेरा डिटर्मिनेंट बच गया। तो मेरा क्या आ गया, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, x और x कैंसिल, मेरा आंसर आप सबके सामने है जी, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया, फाइनल आंसर y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई। क्लियरली जी, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। आई होप आप सबको दिख गया होगा जी, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। आप सबको क्लियर है हमने क्या किया, हमने रो ऑपरेशंस लगाए, हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किया, और हमारा ऑप्शन हमें दिख गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। तो देखो जी, आगे देखते हैं। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की और कुछ रो ऑपरेशंस लगाए, और हमारा आंसर निकल कर आ गया। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट डायगोनलाइजेबल, नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर। ठीक है जी। अब सबसे पहले आप एक प्रॉपर्टी देखो, इफ ए मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स की डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, सभी की सभी आइगन वैल्यूज अलग अलग हैं, देन इट इज डायगोनलाइजेबल, तो वो मैट्रिक्स पक्का से डायगोनलाइजेबल होगी जी, पक्का डायगोनलाइजेबल होगी। और सेकंड रिजल्ट देखो जी, दूसरा रिजल्ट है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है,
तो उस केस में उसकी डायगोनल एंट्रीज, तो उस केस में उसकी डायगोनल एंट्रीज ही उसकी आइगन वैल्यूज होंगी। ये दो रिजल्ट देखो जी सबसे पहले तो। हाँ जी, अब देखो सबसे पहले आप देखो ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ, ये दोनों के दोनों मैट्रिसेस जो हैं दे रखी हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस दे रखी हैं। जो ऑप्शन सेकंड है 1 1 0 0 2 1 0 0 3 और फोर्थ ऑप्शन है 1 0 1 0 2 0 0 0 3, दोनों के दोनों अपर ट्रायंगुलर हैं। तो सेकंड रिजल्ट के हिसाब से, जो हमारा सेकंड रिजल्ट है उसके हिसाब से इसकी डायगोनल एंट्रीज इसकी आइगन वैल्यूज होगी जी। तो इसकी डायगोनल एंट्रीज इसकी आइगन वैल्यूज हैं, इसका मतलब इसकी आइगन वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास 1 2 3, कौन सी, ये एक सेकेंड इसको हम जी, तो इसकी ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये हमारी आइगन वैल्यूज आ गई। उसी तरह फोर्थ ऑप्शन ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये भी इसकी आइगन वैल्यूज आ गई, तो इसकी आइगन वैल्यूज भी 1 2 3। अब देखो जी, अब फर्स्ट रिजल्ट देखो, अगर किसी मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज अलग अलग हैं तो वो पक्का से डायगोनलाइजेबल होगी। अब सेकंड ऑप्शन में भी आइगन वैल्यू सारी अलग अलग हैं, कोई सेम नहीं है, कोई रिपीट नहीं कर रही, और फोर्थ ऑप्शन में भी सारी आइगन वैल्यूज अलग अलग हैं, कोई सेम नहीं है, कोई रिपीट नहीं कर रही। इसका मतलब फर्स्ट रिजल्ट के हिसाब से ये दोनों मैट्रिसेस मेरी क्या हो गई हैं, डायगोनलाइजेबल हो गई हैं, दोनों की दोनों मैट्रिसेस। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी गलत है, फोर्थ भी। क्यों? क्योंकि उसने क्या पूछा था, नॉट डायगोनलाइजेबल, पर ये दोनों मैट्रिसेस क्या आ गई, डायगोनलाइजेबल। इसका मतलब मेरा सेकंड ऑप्शन भी आंसर नहीं आएगा, फोर्थ भी नहीं आएगा। आई होप यहां तक आप सबको क्लियर है। क्लियर जी। अब देखो जी, अब हम थोड़ा सा एक रिजल्ट जो है वो चेंज करेंगे और हम फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन को अभी के अभी देखते हैं कि क्या कह रहा है। आपको ये रिजल्ट तो क्लियर हो गए होंगे दोनों के दोनों। अब देखो जी, अब फर्स्ट ऑप्शन देखो 1 1 0 0 2 0 0 0 1। अभी हमने क्या देखा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये, फर्स्ट ऑप्शन में भी देखो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यूज भी क्या आ जाएंगी, इसकी आइगन वैल्यूज भी क्या आ गई, डायगोनल एंट्रीज। इसका मतलब इसकी आइगन वैल्यूज क्या आ गई, 1 1 2। अब देखो जी, लैम्डा इक्वल टू 1 और लैम्डा इक्वल टू 2। सबसे पहले लैम्डा इक्वल टू 2 देखो जी, ये कितनी बार आइगन वैल्यू है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इसकी क्या है, ये सिर्फ एक बार ही है, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1। और लैम्डा इक्वल टू 1 कितनी बार आइगन वैल्यू है, 2 बार, तो इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2। ठीक है जी, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्लियर। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई करके। n क्या है, कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, 3 बाय 3 की, तो n क्या आ गई 3, माइनस रैंक निकालना है a माइनस लैम्डा क्या था यहाँ पर 1, तो a माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक। हाँ जी, n माइनस, अब देखो जी किस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है, सबसे पहले तो ना रैंक ही निकाल लेते हैं। अब देखो जी, ये निकालते हैं सबसे पहले, a माइनस आई निकालो जी, क्या आ जाएगा, ये रही हमारी a मैट्रिक्स, इसमें से आइडेंटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ जी, a माइनस आई निकालो जी, कितना आ गया, 0 1 0 0 1 0 0 0 0। आप सबको क्लियर हो गया होगा जी, ये तो 0 रो है ख़त्म, और ये जो सेकंड रो है ये तो फर्स्ट रो सेम ही है, तो ये भी रैंक में काउंट नहीं होगी। तो इसका मतलब मेरा रैंक क्या आ गया, फर्स्ट रो, सिर्फ एक रो इंडिपेंडेंट रो है, तो रैंक तो मेरा 1 आ गया। तो यहाँ पर पुट करके देखें, 3 माइनस रैंक कितना आ गया जी 1, तो 3 माइनस 1 2। ठीक है जी। अब मेरा लैम्डा इक्वल टू 1 आइगन वैल्यू के लिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आ गई, ज्योमेट्रिक भी 2 आ गई। अब लैम्डा इक्वल टू 2,
इसके लिए, इस आइगन वैल्यू के लिए मेरी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, और अगर अलजेब्रिक 1 हो तो ज्योमेट्रिक भी 1 ही होगी। क्यों? क्योंकि 1 लेस दैन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लेस दैन इक्वल टू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, और अगर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ही 1 है तो ज्योमेट्रिक तो 1 ही होगी। अब देखो जी, सभी की सभी आइगन वैल्यूज़, मेरी आइगन वैल्यूज सिर्फ 1 और 2 थी, और इन दोनों के लिए मेरी अलजेब्रिक लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए भी अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक सेम है, लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए भी अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक सेम है। अगर हर आइगन वैल्यू के लिए अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम हो तो मैट्रिक्स पक्का डायगोनलाइजेबल होती है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स मेरी पक्का से डायगोनलाइजेबल है, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन भी आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉट डायगोनलाइजेबल पूछी है। इसका मतलब जो एक ऑप्शन मेरा बच गया, थर्ड ऑप्शन इज द आंसर, थर्ड ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या कुछ देखा वो हम अभी नोट कर लेते हैं। क्या हमने इस क्वेश्चन में देखा है? सबसे पहली चीज़ हमने क्या नोट करी कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी डायगोनल एंट्रीज ही उसकी आइगन वैल्यूज होंगी। ये सबसे ज़रूरी बात हमने देखी। दूसरा कि अगर इफ अ मैट्रिक्स हैज़ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, अगर उसकी सभी की सभी आइगन वैल्यूज अलग अलग हैं तो वो मैट्रिक्स भी हमारी जो है वो डायगोनलाइजेबल है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़। तीसरा, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ ऑल इट्स आइगन वैल्यूज विद अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, अगर किसी मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यूज की अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बराबर है, देन इट इज डायगोनलाइजेबल, तो वो भी डायगोनलाइजेबल हमारी होगी। आई होप ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आप सबको क्लियर हैं। सबसे पहला कि अगर कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है तो उसकी डायगोनल एंट्रीज ही उसकी आइगन वैल्यूज हैं। अगर किसी मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यूज अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, कोई रिपीट नहीं कर रही, कोई सेम नहीं है, तो वो पक्का डायगोनलाइजेबल है। अगर किसी मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यूज, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ ऑल इट्स आइगन वैल्यूज, सभी आइगन वैल्यूज की अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बराबर है, तो वो भी पक्का डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, आपको आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ये आज का मास्टर क्वेश्चन था डायगोनलाइजेबिलिटी के ऊपर। आई होप आप सबको क्लियर है, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट करवा दिए, ये आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17th। लेट P इज P2/2 की हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स की मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं उसकी बेसिकली। ठीक है जी, सच दैट P इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। P क्या है जी? हमारे पास कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है जी। ठीक है, तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी जी? कुछ भी राजे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। हमारे पास रिजल्ट है कि कोई भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स हो, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस हमारे पास हैं, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं। P इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, P इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ऑब्वियसली ये जो दोनों चीज़ें बराबर होंगी क्योंकि स्केयर मैट्रिक्स है, तो स्केयर मैट्रिक्स के केस में ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो उसने P इज इक्वल टू आइडेंटिटी दे रखा था, तो इसका मतलब P इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा। ठीक है जी, तो अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब मेरी मैट्रिक्स क्या है? यूनिटरी मैट्रिक्स। ये तो यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, और यूनिटरी मैट्रिक्स के केस में क्या होती हैं? इसकी आइगन वैल्यूज का मॉडुलस 1 होता है।
आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। उसने क्या पूछा था कि देन इट्स आइगन वैल्यूज आर, तो उसके आइगन वैल्यूज क्या होंगी, क्लियरली यूनिट मॉडल्स की होंगी। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स कौन सी दे रखी है उसने मैट्रिक्स कौन सी दे रखी है जी, मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स दे रखी है, और यूनिटरी मैट्रिक्स के केस में आइगन वैल्यूज जो हैं उनका मॉडुलस 1 होता है। आई होप आप सबको आंसर क्लियर हो गया होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। चलिए जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्या आपको इस वीडियो में इन क्वेश्चंस के साथ सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको कौन सा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। कोई और सीरीज़ अगर आप चाहते हैं PYQs की, किसी पर्टिकुलर मैथ की, तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।